हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जे थॉमसन का मॉडल देख लिया है, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स देख लिए, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ, इसको एकदम ही अच्छे तरीके से हम लोग समझ चुके हैं, है ना। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर है वो काफ़ी छोटा सा होगा मतलब आधा घंटा तो पार होगा ही होगा, बट 1 घंटे तक शायद नहीं पहुँचेगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल, उनका मॉडल कैसा था और उनमें खामियां क्या थी। ठीक है, और दूसरी बात हम लोग डिस्कस करेंगे आज कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिए हुए उससे रिलेटेड, तो उनको भी आज हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं चाहता तो इसी वीडियो में मैं नील बोर का भी एटॉमिक मॉडल बता के ख़त्म कर देता, बट अगर नील बोर का एटॉमिक मॉडल मुझे बताना है तो उसके लिए कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब कई सारी चीज़ें उस डेरिवेशन है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का एटम का रेडियस कितना होता है ना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी, ये सब के लिए डेरिवेशन मुझे कराने होंगे। सो दैट्स वाई थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाता है, इसलिए मैं आज बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ छोटे लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल में पूरी बातें कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक नंबर से। व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर? अरे मैंने पहले से ही आपको बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, खैर ये डेफिनेशन स्कूल लेवल तक ठीक थी, स्कूल लेवल तक हम बोल देते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे ये डेफिनेशन सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्यों नहीं सही है, इसका जवाब आपको मिलेगा बोर एटॉमिक मॉडल में। ठीक है, नील बोर का जब एटॉमिक मॉडल मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ पे जब मैं डेरिवेशन कराऊंगा तब आप समझ जाओगे कि एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं बोल सकते। काफ़ी केसेस में आप बोल सकते हो, बट काफ़ी केसेस में नहीं बोल सकते हो। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इज केमिकल आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से। नेक्स्ट आता है एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। एटॉमिक मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। ओके, तो एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एक और चीज़ बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो अगर एटॉमिक मास नंबर निकालना है तो एटॉमिक नंबर में आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, तो इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो A इज इक्वल टू आ जाएगा N प्लस Z, और सिर्फ हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ये हो जाएगा A माइनस Z बराबर N। अगर हमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर निकालना है तो वो हो जाएगा A माइनस N बराबर Z। बस यही फॉर्मूला आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है, इस पर फालतू न्यूमेरिकल दिए हुए। ठीक है, फालतू नहीं बोल सकते, सॉरी। तो यूज़फुल है, बोर्ड लेवल पे यूज़फुल है, आपको MCQ में आ सकता है। तो समझिए बातों को। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने हैं वहाँ पे, वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं N से, और एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक मास नंबर का फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, N प्लस Z, या फिर बोल सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। सिर्फ आपको पहला फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तो डिराइव कर लोगे ना भाई। क्या किया मैंने N को यहाँ ले आ दिया तो Z मिल गया, Z को यहाँ ले आया तो N मिल गया, तो डिराइव तो कर ही लोगे बाकी का। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक और बात आती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज कौन सा होता है? अच्छा, तो न्यूक्लियस में होता कौन कौन है? न्यूक्लियस में होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन बोला? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट शेल्स में होता है। ठीक है, ऑर्बिट्स में होता है। तो न्यूक्लियस में फिर होता कौन है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और न्यूट्रॉन, पॉजिटिव और न्यूट्रल कौन भारी पड़ेगा? पॉजिटिव। तो न्यूक्लियर चार्ज कौन सा होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और इसको हम बोलते हैं प्लस ZE। क्या बोलते हैं इसको? प्लस ZE। Z क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, Z क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है, बट इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, इसका चार्ज प्लस होता है, तो प्लस ZE बोलते हैं, और इस प्लस ZE को हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। आज से आपसे कोई भी पूछे कि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है तो आप बोलोगे पॉजिटिव। कितना होता है? प्लस ZE। इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ही।
ठीक है। और एटम पे न्यूट्रल करने के लिए जो चार्ज चाहिए वो कितना रहेगा, वो रहेगा माइनस जेडी, क्योंकि एटम न्यूट्रल रहता है। ये प्लस जेडी है, न्यूट्रल है तो मतलब कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब ये चार्ज जाना चाहिए, चार्ज जाने के लिए हमें इसके माइनस से ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस जेडी माइनस जेडी बराबर न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब चार्ज क्या हो गया, जीरो। ठीक है, तो यही बातें आपकी टेक्स्ट बुक में दी थी। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन प्रेजेंट इन इट। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है Z, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन का भी चार्ज होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया अच्छे से। तो बट वो माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो प्लस जेडी हो गया ये। ठीक है, और एटॉम भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन इन इट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एज इट्स एटॉमिक नंबर, देयरफॉर द टोटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन एन एटम इज माइनस जेडी। ठीक है, दस इन एनी एटम एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अंडरस्टूड। आई नो अब आपके मन में कुछ सवाल आया होगा, आप बोलोगे कि एटॉमिक मास मतलब पूरे एटम का हम लोग मास निकाल रहे हैं। हाँ निकाल रहे, तो आप लोग वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे हो, ये सवाल आया ना मन में। चलो इसका भी जवाब देते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ तो कुछ का उसका कुछ मास होता ही नहीं है। एक एटम के मास की बात करें तो पूरा का पूरा उसका मास कंसंट्रेटेड रहता है न्यूक्लियस पे, और न्यूक्लियस में है क्या क्या, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एटॉमिक मास नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमें पता चल गया एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, कई जगह पर मैक्सिमम जगह पर बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में भी लिख कर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। एटॉमिक मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, बहुत छोटा होता है, और हम ऐसा मानते हैं कि पूरा का पूरा मास जो है वो सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड है, मतलब न्यूक्लियस पर ही कंसंट्रेटेड है, इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे है एलिमेंट X, अब इसका जो एटॉमिक मास होगा मैं इसको लिखूंगा ऊपर। ठीक है, इसका जो भी एटॉमिक मास होगा वो मैं लिखूंगा ऊपर, और जो भी इसका एटॉमिक नंबर होगा उसको मैं लिखूंगा यहाँ। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, समझ गए। फिर से समझाऊं, देखो बहुत ही ईजी चीज़ है। ये क्या है, हम लोगों का एलिमेंट है। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन दिए एक्सरसाइज में, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, और इधर लिखते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियाइड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लाइड। आई होप इतनी बातें क्लियर है। कोई भी एलिमेंट है यहाँ पे जिसके ऊपर लिखा है उसका एटॉमिक मास नंबर, नीचे लिखा है उसका एटॉमिक नंबर, और ऐसा जब रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लाइड। अब आपके पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो ए की वजह से मुझे कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि ए कहीं एटॉमिक मास नंबर ना हो, एटॉमिक नंबर ना हो। ठीक है, और Z एक ऐसी चीज़ है, मतलब लगता ही नहीं एटॉमिक नंबर होगा, बट यस इट इज़। क्यों Z है, बिकॉज वहाँ पे न्यूक्लियस की हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग भी ऐसा कंफ्यूजन मत लाना। ए क्या है, एटॉमिक मास नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, N क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये फॉर्मूला है आपके पास। तो सपोज आपको कोई भी एलिमेंट ऐसा दे दिया और बोला इसमें न्यूट्रॉन पता करो कितना होगा, पता कर ले जाओगे। चलो अब वही क्वेश्चन दिया आपके टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में दिया है, फालतू चीज़ें, तो हम लोग सबको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग छोटी मोटी बातें देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ेंगे। देखो आप लोगों ने देखा होगा मैं JEE नीट के PYQs इसमें नहीं करा रहा हूँ, मेरी बात मानो। इतना ईजी PYQ आया है ना, मैंने चेक किया नीट का, इतना इजी क्वेश्चन आया है ना, मतलब अगर मेरा पूरा लेक्चर देख लेते हो, थ्योरी कवर कर लेते हो और नोट्स बना लेते हो, मेरी बात मानो, टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे तो भी तुम आंसर दे जाओगे। टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ोगे, NCERT नहीं रीड करोगे तो भी अपने नोट्स से तुम बोल दोगे इसका आंसर ये है नीट में। बाकी JEE का भी मैंने चेक किया, JEE का भी पहले क्वेश्चन बहुत ईजी आता था, अभी भी आता है बट थोड़ा सा मीडियम लेवल का हो गया है। मतलब ये फिजिकल केमिस्ट्री है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हाई लेवल का आता है JEE मेन पे, तो इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। बट नीट में क्या सीधा क्वेश्चन, ये चीज़ के लिए कौन सा लॉ यूज़ हुआ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए थे 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, 2018 में भी क्वेश्चन आया था, बट 2020 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। सो वी कैन नॉट से दैट एनी क्वेश्चन इज नॉट कमिंग फ्रॉम दिस चैप्टर, बट चांसेस है कि 1 से 2 क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज 2019 में 2 आ गए थे, 2020 में भले नहीं आए। जो भी आएगा ईजी आएगा, नोट्स बना लो, PYQ सॉल्व करो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करो, बस दैट्स इट। बाकी JEE वालों का तो भाई PYQ ही इतना है कि करते ही रह जाएंगे उन लोग। ठीक है, तो ये समझ गए, फालतू बातें हो गई, आगे बढ़ते। तो फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लाइड आर्गन 40 18। चलो बताओ, इसमें आप मुझे बताओ, आप बताओ, खुद से बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन
शॉर्टकट में लिखूं, एटॉमिक मास नंबर बताओ, एटॉमिक नंबर बताओ, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ। चलो कमेंट करो, कमेंट मत करो। आई होप वीडियो डाउनलोड करके देख रहे हो, कुछ लोग देखते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। तो आप बताओ इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे। इसकी मदद से आप बताओ, सेम टू सेम है, इसकी मदद से आप बताओ, तुरंत बताओ, ठीक है। आपकी बोर्ड की भी बुक की थ्योरी में कवर कर रहा हूँ और साथ ही में एनसीईआरटी भी कर रहा हूँ। अब आपकी बोर्ड की बुक की बात करें तो इसमें उतना ज़्यादा डीप में नहीं दिया है सब कुछ, बट एनसीईआरटी में डीप में दिया है, तो इसलिए दोनों को कंबाइन करेंगे अगर हम लोग तो बहुत ही अच्छी सी बुक रेडी हो जाती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो आंसर आया, देखो यहाँ पे ए क्या है, ए की जगह क्या है 40, तो मतलब ए की वैल्यू तो 40 आ गई। एटॉमिक मास नंबर हमें मिल गया 40। एटॉमिक नंबर की जगह क्या है 18, तो Z हमें मिल गया 18। अब आपके पास ये अच्छा सा फॉर्मूला है, तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। A आपको मालूम है 40, Z आपको मालूम है 18, N आपको नहीं मालूम है। 40 को यहाँ, 18 को यहाँ भेजो और N की वैल्यू आ जाएगी 22। इतना इजी क्वेश्चन, इससे भी इजी क्वेश्चन नहीं। इस कंसेप्ट में इससे हार्ड क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या करेंगे लोग, यहाँ पे लिख देंगे x, बोलो सुनो, यहाँ पे लिख देंगे x, बोलेंगे इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 18, आप x की वैल्यू पता करो, ऐसा क्वेश्चन दे देंगे। तो आप क्या करोगे भाई, x क्या है z है, तो z की जगह x पुट करोगे, z की जगह x पुट करोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया है 18, और कुछ थोड़ी ना घुमा पाएगा, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू आ गई 22, तो इससे ज़्यादा ये लोग यहाँ पे घुमा नहीं सकते। तो ये छोटे मोटे कंसेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन इसके लिए काफ़ी था, नहीं क्लियर हुआ, नहीं समझे। कोई भी एलिमेंट को जब हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूक्लाइड। ए जो है एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है, जेड जो है एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है, मतलब 40 हो गया उसका एटॉमिक मास। एक्स की जगह क्या था, 22 था या 18 था, कितना था भाई, 18 था ना, 18 था। तो 18 किसकी जगह है, जेड की जगह है, तो 18 क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर हो गया, समझ गए। और ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन, फॉर्मूला तो हमें मालूम है, आंसर आ ही जाएगा, नहीं समझे। चलो और क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में भर भर के क्वेश्चन दिया है, क्यों टेंशन ले रहे हो, आ जाओ क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं मैच द फॉलोइंग के रूप में। चलो, तो आपको क्वेश्चन में दिया है एलिमेंट और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ मैं, तो मैं क्या बोलता हूँ उसको हम लोग छोड़ते हैं और मैं इसको अलग तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। 40 AR 18, इसमें आप मुझे बताओ AZN की वैल्यू क्या होगी, मैं अलग तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जैसा भी दिया है, टेक्स्ट बुक में सिर्फ न्यूट्रॉन पता करने बोला है, बट हम लोग सब कुछ पता करेंगे। तो आप फटाफट इसको सॉल्व करो, नोट्स मत बनाओ, इसका नोट्स मत बनाओ, इसका नोट्स मत बनाओ, काहे बुक भर रहे हो फालतू में। ये सब चीज़ें समझने लायक है, ये सब चीज़ें कभी नहीं भूलोगे, तो इसका नोट्स मत बनाओ, क्योंकि ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल में भी नहीं आएगा। नीट के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जेई में तो कभी नहीं आएगा, ठीक है। नीट में हो सकता है आ जाए, 1990s की बात है जब आया करते थे ऐसे क्वेश्चन। तो भले ही अच्छा नहीं दिख रहा है कॉलम, लेकिन फिर भी आप मुझे आंसर बताओ, बताओ कितना आया किसका। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए कि वो था कैसा, कौन, एलिमेंट एक्स, यहाँ पे Z, यहाँ पे A। तो A की वैल्यू 40 साफ साफ दिख रही है, Z की वैल्यू 18 साफ साफ दिख रही है। 40 माइनस 18 22। अरे फॉर्मूला है ना A बराबर Z प्लस N, तो N का फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस Z, है ना, N का फॉर्मूला हो जाएगा A माइनस Z। चलो इसका बताओ, 14 6 8 40 19 21 14 7 7। और कुछ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए, है भी नहीं, है ना, दिख रहा है क्या, थोड़ा सा मैं लो करता हूँ ब्राइटनेस। चलो लिख लो, मैं पेन चेंज करता हूँ, थोड़ा सा और टाइम पास करते हैं। बोर्ड लेवल का एक और क्वेश्चन है। एक एलिमेंट X है जिसका मास नंबर दिया है 11 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हैं 6, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा बताओ। एटॉमिक मास नंबर दिया है 11 और n दिया है 6, तो रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं x a z। तो हमें a तो मालूम है, तो x 11 तो हो गया, z की जगह क्या लिखेंगे, फिर से सुंदर सा फॉर्मूला, पहले खुद लिखो, खुद लिखो, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे नहीं आएगा, मत आए, हमें क्या दिक्कत है, हमें तो बस छाप लेना है। एटॉमिक मास नंबर 16 प्लस z की वैल्यू 5, तो 11 5 हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन, हो गया आंसर। और कोई क्वेश्चन है क्या, देख लेता हूँ मैं एक बार। ये देखो, जो आपको क्वेश्चन नंबर J दिया है ना, ये क्वेश्चन नीट में आता है। क्वेश्चन नंबर जो J दिया है आपको, वो क्वेश्चन कई बार नीट में आया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा उठा के आता है नीट में, मतलब इस चैप्टर से बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं नीट में,
जेई वाले थोड़ा टेंशन ले सकते हो बिकॉज आपको न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं थोड़ा, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स के लिए। मॉडर्न फिजिक्स में जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ोगे, न्यूक्लियर वगैरह ऐसा चैप्टर है 12th में, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो अच्छे से ध्यान देना इस चैप्टर में, ठीक है, खास करके नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर में तो बेसिक बातें कर रहे हैं हम लोग। आओ अब देखते हैं आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। ओके, सो नाउ स्टडी अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, ठीक है। तो इसके बारे में आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ रखा है 10वीं तक। आई होप आपने नहीं पढ़ रखा है बिकॉज चीज़ें, कई सारे लोग बेसिक चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उन्हें दिक्कत होती है। तो जिनका भी बेसिक स्ट्रांग है वो सब ये सब चीज़ें बहुत ही तेज़ी से कवर कर रहे होंगे, और जिनका बेसिक वीक है वो एक वीडियो को ख़त्म करने में 3-4 बार देखते होंगे, है ना। तो एक ही सलाह है कि आप वीडियो को जब देखना शुरू करें तो कोशिश करें एक ही बार में ख़त्म करें, क्योंकि परेशानी क्या आएगी, आप बीच में से पिकअप नहीं कर सकते, ठीक है। या तो 2x में करके देख लो, 1.5x में करके देख लो, बट वीडियो को 1 शॉट में ख़त्म करो। जैसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। अरे जब मैं एक वीडियो बना सकता हूँ लगातार, तो आप एक वीडियो देख नहीं सकते लगातार? देखना कितना ईजी है, बनाना कितना हार्ड है ना। चलो, तो न्यूक्लाइड्स देखो 3 टाइप के होते हैं। न्यूक्लाइड्स होते क्या हैं, हमने उनका रिप्रेजेंटेशन देख लिया, बट न्यूक्लाइड्स होते क्या हैं? न्यूक्लाइड्स are those elements which contains distinct number of proton and neutron, distinct number of proton and neutron। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं न्यूक्लाइड्स। नोट करके शॉर्ट में लिख लेना वहाँ पे। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। आपने डेफिनेशन तो सुना होगा, बट एक्चुअल में इनके एग्जांपल्स आज आपको मिलेंगे एक पूरा टेबल के फॉर्म में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके टेक्स्ट बुक में प्रेजेंट किया गया है। तो न्यूक्लाइड्स की बातें यहीं तक थी, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। न्यूक्लाइड्स ही होते हैं जो 3 टाइप के होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स। न्यूक्लाइड एक तरीके से बोल सकते हो यार एटम, ठीक है। चलो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। आपने आज तक आइसोटोप का बोला होगा सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ऐसा नहीं है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन ही होता है एटॉमिक नंबर, इज क्लियर। ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के होता है एटॉमिक मास नंबर, सो वी कैन नॉट से दैट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। वी कैन ओनली से डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, जैसा आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 का एग्जाम्पल है, ठीक है। 12C6, 13C6, 14C6। चलो आप मुझे बताओ इसका एटॉमिक नंबर क्या है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? बोलते जाओ। एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, और इसका एटॉमिक मास नंबर 12, 13, 14। तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यही फॉर्मूला है ना। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, दिख नहीं रहा था। 14C6, Z इज इक्वल टू डैश, N इज इक्वल टू डैश। तो 12 में से 6 गया तो न्यूट्रॉन बचे 6, 13 में से 6 गया न्यूट्रॉन बचे 7, 14 में से 6 गया न्यूट्रॉन बचे 8। देख रहे हो, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। तो इनके न्यूक्लियाई में क्या है, एटॉमिक नंबर तो ठीक है, बट जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो अलग अलग है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। आपने इनके बारे में कार्बन डेटिंग मेथड वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर वीडियो देखा है तो, मेरा नहीं किसी का भी, ठीक है। तो 14C6 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8, 7, 6, न्यूट्रॉन के नंबर्स अलग अलग हैं, बट देखो एटॉमिक नंबर सेम है, तो इनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। आप इसको कैसे नोट्स में लिखोगे, एक टेबल बनाओ जैसा मैंने बनाया है एक ही पेज में, और वहाँ पे इनको अच्छे से लिख लो एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं आइसोबार्स की। आइसोबार्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इसका उल्टा कुछ लोग बोलते हैं, बट इसका उल्टा भी हम लोग नहीं बोल सकते, बिकॉज एटॉमिक मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन नहीं आता है, सॉरी सिर्फ न्यूट्रॉन नहीं आता है, वहाँ पे प्रोटॉन भी आता है ना। तो इसका क्या होता है, सेम एटॉमिक मास नंबर, मतलब कई एलिमेंट होंगे जिनका एटॉमिक मास नंबर तो सेम होगा, ए सेम होगा, बट जो वहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, जो जेड होगा, वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के हमें समझेगा ही नहीं। ओके, 14C6 लेते हैं, 14N7 लेते हैं, ठीक है। 14C6,
14n7। नीट में ऐसे सवाल आते हैं, नीट में ऐसे सवाल आते हैं, आपको दो दो का ग्रुप देगा। जैसे मैं ही क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द पेयर ऑफ आइसोबार्स, ठीक है, फाइंड द आइसोबार्स, सीधा क्वेश्चन, फाइंड द आइसोबार्स। वहाँ पे दे देगा 14c6, 14n7 और फिर ऐसा 3 और ऑप्शन दे देगा। तो आपको माइनस कर करके चेक करना रहेगा कि किसमें एटॉमिक मास नंबर सेम आ रहा है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट आ रहा है। जिसका आ गया वही समझ लो करेक्ट है। तो नीट में ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आया करते थे और आते भी हैं और आएंगे भी शायद, ठीक है। तो आपको सारे कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना है। नीट में देखो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है बायो पे और कहीं ना कहीं फिजिक्स पर, क्योंकि आपका फिजिक्स अगर वीक है तो, वीक नहीं है तो फिर नीट तो ईजी है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर देखते हैं सबका। तो एटॉमिक नंबर कहाँ लिखा रहता था, सॉरी एटॉमिक मास नंबर ना, एटॉमिक मास नंबर यहाँ लिखा रहता था। तो एटॉमिक मास नंबर तो भाई सबका 14 है। जस्ट ओके। एटॉमिक मास नंबर इसका भी 14 है, इसका भी 14 है, बट अगर एटॉमिक नंबर देखे तो इसका 7 है, सॉरी इसका 6 है और इसका 7 है ना। एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा रहता था और इसका 7 है। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास नंबर सेम है, सो दिस इज कॉल्ड आइसोबार्स। अब आइसोटोन्स क्या होते हैं, एटॉम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और यहाँ पे आपको जितने भी एटम दिखेंगे सबके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर सेम होंगे, ठीक है। एन की वैल्यू सेम रहेगी, बाकी किसी से मतलब नहीं, कोई कितना अलग हो, कैसा हो, ऐसा वैसा, उससे मतलब नहीं, न्यूट्रॉन सेम रहने चाहिए, ठीक है। और एक ही एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते, कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ प्रोटॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और कुछ नहीं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिया हुआ है, QRT इनका सबका एटॉमिक कंपोजिशन अप्रोप्रिएट सिंबल के साथ, ठीक है। मास नंबर दिया हुआ है, 3 एलिमेंट QRT, इनका मास नंबर आपको दिया हुआ है 40 40 40 सेम टू सेम। और फिर इनका जो न्यूट्रॉन नंबर है वो दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा के आप लोग सॉल्व कर लेना प्रॉब्लम 4.3, नोट्स में नहीं, उसको रफ में सॉल्व करो। जो भी प्रॉब्लम्स है ना जो बोर्ड लेवल की है उसको रफ में सॉल्व करो। जो मैं बोर्ड पे कराता हूँ वो बोर्ड लेवल की नहीं है, उनको अपनी बुक में सॉल्व करो, नोट्स में। तो आइसोटोन्स का एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, बोरॉन 11 और कार्बन 12। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 आ रहे हैं और 12 - 6 यहाँ पे भी 6 आ रहे हैं। अच्छा कॉलम बना दूँ, चलो ठीक है। किसका किसका, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है 11, इसका एटॉमिक मास नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका न्यूट्रॉन 6, इसका न्यूट्रॉन 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, कचरा हो गया थोड़ा, ओके। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे सेम आ रहे हैं, दोनों में 6 और 6 है। तो ये कौन हुए, ये आइसोटोन्स हुए। अब इसके ऊपर अगर कुछ क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, थे तो आई थिंक, ओके। यहाँ पे एक चार्ट के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी का क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी लास्ट में दिया हुआ है, तो मैं जब लास्ट वीडियो करूँगा उसमें बता दूंगा, ठीक है। अभी समझेगा भी नहीं क्योंकि उसमें अभी थोड़े कंसेप्ट आने बाकी हैं, ओके। नथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है। एन एटम कंटेन्स 29 इलेक्ट्रॉन एंड 35 न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो टी वाला मैं करा देता हूँ आपको बोर्ड पे, फिलहाल ये कॉपी कर लो, समझ में आया ना। आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसमें एलिमेंट का जो एटॉमिक मास नंबर है वो सेम रहता है, ओके। सॉरी, इसका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो सेम रहते हैं बट इनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट रहते हैं। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स में वो आइसोटोप्स का मतलब क्या है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेंगे। आइसोटोप मतलब प्रोटॉन सेम, न्यूट्रॉन डिफरेंट। एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है, ऑन द स्पॉट पता कर लेंगे। कोशिश करो कम से कम चीज़ों को रटना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लॉजिकली याद रखना सीखो, ठीक है। बिकॉज किसी चीज़ को लॉजिकली याद रखोगे तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगी, वरना भूल जाओगे। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, बात खत्म। या बोल सकते हो आइसोटोप का उल्टा कई केसेस में। आइसोटोन्स एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम, देखो नाम से ही समझ में आता है आइसोटोन, NE मतलब न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन जो होंगे वो सेम होंगे, ठीक है। चलो मैं इसको रफ करता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ टेक्स्ट बुक से, और फिर उसके बाद हम लोग अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल देख लेते हैं। बाकी इसमें एबंडेंस वगैरह वाले क्वेश्चन मैंने पहले ही लेक्चर में करा दिए है ना, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर लो। रदरफोर्ड का मॉडल हम लोग देखते हैं इसके बाद, ओके। सो लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स, छोटे मोटे हैं, आप खुद से कर ले जाओगे। चार्ट वाला करा दूँ पहले, चलो पहले टी वाला करा देता हूँ, चाय वाला फिर चार्ट वाला, ठीक है। चार्ट वाला पहले, चाय वाला फिर चार्ट वाला। तो यहाँ पे देखो टी वाले में क्या बोला है, एक एलिमेंट है जिसमें 29 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो Z यहाँ पे दिया है 29,
मैंने बोला ना, आप उसको नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, चलेगा, क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन उससे सॉल्व करोगे तो गलत नहीं माना जाएगा। बट हाँ, हायर लेवल पर अगर आपसे कोई पूछता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वहाँ पे आप सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन ही बोलोगे। ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको दिया, मतलब n की वैल्यू दी है 35। आपको क्वेश्चन में पूछा है बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी आप नहीं सीखे हो, बाद में कराऊंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन एज सेम एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आ जाएंगे भाई, 29, सॉरी ए नहीं, जेड ही रहेगा ना। अरे भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होते हैं एक एलिमेंट में, बुक में लिखा हुआ है। तो 29 इसमें था तो 29 ये भी रहेगा, है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सेम ही रहते हैं, इसीलिए तो एटम न्यूट्रल रहता है। तो एटॉमिक जो इसका एटॉमिक नंबर है वही उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 29 रहेगा। लिख के बता देता हूँ, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख दोगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इसमें 29 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 29 होंगे, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते, चार्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं चार्ट बनाता हूँ। ओके, तो ये आपको आइसोटोप्स का चार्ट फिल करना है, ठीक है। सिर्फ आपको इतनी जानकारी है। अब आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रहेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज इसमें सब चीज़ें लॉजिकली नहीं देख पाओगे। सब चीज़ों का मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें, बस एटॉमिक नंबर याद रहेगा। तो मास नंबर तो आपको दिया हुआ ही है, ये सब मास नंबर आपको दिया है, एटॉमिक नंबर आपको याद रहेगा, बाकी सब तो फिल ही कर लोगे, है ना। तो आइसोटोप्स की बात हो रही है। आइसोटोप्स मतलब उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, ठीक है। चलो, तो जैसे कार्बन 14 है, कार्बन 14 किसका आइसोटोप है, कार्बन 12 कार्बन 13 का, कार्बन का, है ना। तो मास नंबर यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 208, यहाँ पे है 35, यहाँ पे है 238, यहाँ पे है 18, यूरेनियम, लीड, क्लोरीन, यूरेनियम, ऑक्सीजन, रेडियम। चलो प्रोटॉन भरते हैं हम। इसमें प्रोटॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, माइनस कर दो 8 आ गया, 14 - 6 8 आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखो याद करनी होंगी, मतलब नहीं याद करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज फिल करने के लिए आपको देख के फिल करने वहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो हायर लेवल पर ऐसे सवाल नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। क्लोरीन का होता है 17, यूरेनियम का होता है 92, ऑक्सीजन का तो सब लोग जानते हैं, मैं नहीं जानता। अच्छा, तो ऑक्सीजन का तो सब लोग जानते हैं 8, और इसका डबल 88। अब इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होंगे, 82, 17, 92, 8, 88। अब इससे इसको माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फिल होते जाएंगे, माइनस करके यहाँ पे फिल कर लेना। इसको नोट्स में मत लिखना, इसको नोट्स में मत कॉपी करना, बिकॉज ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको नोट्स में फालतू में जगह खराब होगी। कर लिया तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं करोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है, जगह थोड़ी सी जाएगी। तो ये हमने पूरी बेसिक बातें कर ली। यहाँ पे वीडियो को नहीं बंद करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोगों को और भी चीज़ें सीखनी है। अर्नेस्ट रुदरफोर्ड का जो मॉडल था वो कैसा था, अब हम लोग देखते हैं। समझ लो, अभी तक जो हम लोग बातें कर रहे थे बच्चों वाली बातें थी, आप लोग जानते हो। अब हम लोग शुरू करते हैं मेन बात, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे थॉमसन का, और फिर उसके बाद देखेंगे अर्नेस्ट रुदरफोर्ड का मॉडल और जानेंगे बढ़िया सी कहानी। तो चलिए अब मेन चीज़ को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत टाइम पास कर लिया हम लोगों ने बोर्ड लेवल की चीज़ों को सीख के, अब बोर्ड पर हम लोग बोर्ड से थोड़ा आगे की चीज़ों को सीखते। तो जे थॉमसन का जो मॉडल था, उन्होंने उसको रिलेट किया था वाटरमेलन से, है ना, और प्लम पुडिंग मॉडल भी उसको बोला गया था। तो उन्होंने बोला जो रेडिश होता है वाटरमेलन में, वो होता है हम लोगों का पॉजिटिव चार्ज, पूरा एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। खीर से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे खीर में दूध चावल स्प्रेड रहता है, दूध में मतलब चावल पूरा स्प्रेड रहता है पॉजिटिव चार्ज की तरह, और बीच बीच में काजू बादाम लगे हुए रहते हैं, जैसे वाटरमेलन में भी बीच बीच में बीज जो है वो लगे हुए रहते हैं ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वाटरमेलन में लगे हुए हैं वहाँ पे, ऐसा इनका कहना था जे थॉमसन का। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दे दिया गया, बिकॉज उस टाइम में किसी के पास ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था कि जे थॉमसन के खिलाफ हम उंगली उठाए। आज ही के टाइम में कोई नई चीज़ अगर डिस्कवर हो गई, आपको अब थोड़ी ना पता कौन सी चीज़ कैसी थी क्या था। अगर आप भी उस टाइम में होते तो आपको भी लगता है यार सही कह रहा है बंदा। जब हम भी छोटे थे तो हमें भी लगता था यार थॉमसन ने क्या बात कही है, क्या रिलेट किया है खरबूजे तरबूजे से, ठीक है। तो थॉमसन के मॉडल के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। दुख की बात है रुदरफोर्ड को कुछ नहीं मिला, बट फिर भी रुदरफोर्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया, और असली जो स्ट्रक्चर होता है एटम का उसको इन्होंने लगभग सबके सामने लाया। सिर्फ 2 चीज़ों की वजह से इनकी थ्योरी फेल कर गई, बट वो 2 चीज़ें भी आगे चल के एक्सप्लेन कर दिया था नील बोर ने, और नील बोर ने ज़्यादा नाम कमा लिया बिकॉज उन्होंने डिस्कवरीज भी कर दी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या
कहाँ पर किस शेल में, किस एटम के किस शेल में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी रहती है, ये सब उन्होंने पूरा सबके सामने रख दिया। अगर इनकी थ्योरी नहीं फेल होती तो रदरफोर्ड भी उस पर काम कर रहे थे, बट क्योंकि इनकी थ्योरी फेल हो गई तो फिर इनका पूरा जो एक्सपेरिमेंट वगैरह सब कुछ जो सारी प्लानिंग थी वो सब खराब हो गई, जिसके वजह से अपना एक्सपेरिमेंट आगे नहीं ले जा पाए। ठीक है, तो जे थॉमसन का हमने देख लिया था। उन्होंने कहा था एक पॉजिटिव स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे स्प्रेड है, एक स्फीयर है जिसमें ऐसे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स ऐसा लगे हुए हैं। ठीक है, बट ऐसा तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ लगे हुए रहते हैं, इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं। बट आज आप जानते हो ना, ये बात रदरफोर्ड को भी नहीं पता थी, रदरफोर्ड ने पता किया। कैसे किया, लेट्स चेक। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। तो रदरफोर्ड की उनकी एक रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स की कंपनी थी, काफ़ी अमीर घराने से थे ये रदरफोर्ड। तो ये अपनी कंपनी में अक्सर एक्सपेरिमेंट किया करते थे गोल्ड फॉइल के साथ, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की। तो ऐसे ही एक टाइम पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था और इनकी कंपनी ने इनको रिपोर्ट किया कि जब हम लोग गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स मार रहे हैं तो जो रेज है वो स्कैटर हो जा रही है। अल्फा पार्टिकल्स की जो रेज है, मतलब अल्फा रेज जो है वो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद स्कैटर हो जा रही है। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बोला ठीक है, कोई वो बात नहीं है। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड के दिमाग की बत्ती जली, उन्होंने बोला यार तो थॉमसन का मॉडल सही कैसे है। थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था ये एक स्फीयर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगा हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसमें एम्बेडेड है, तो रेज तो पास ही नहीं करनी चाहिए, रेज इसमें से जानी नहीं चाहिए, रेज टकराकर वापस आनी चाहिए। बट रेज तो चली जा रही है, हाँ थोड़ी बहुत डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, बट वो चली जा रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कब होगा, जब इसमें आधे से ज़्यादा पार्ट एम्प्टी हो, खाली हो, तभी तो रेज अंदर से पास करेंगी। अब आप ही मुझे बताओ, जैसे मैं अभी यहाँ पे यहाँ से रे मारूँ, ठीक है, कोई भी लेज़र लाइट बोल दो, लेज़र लाइट अगर मैं यहाँ से करूँ तो पीछे से पास नहीं होगी। बट अगर उसी लेज़र लाइट को मैं किसी पेज से करता हूँ तो कहीं ना कहीं पतला पेज रहेगा तो वो पास कर जाएगी। ठीक है, तो वैसे ही गोल्ड फॉइल के साथ था, उन्होंने बोला अगर उसमें इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है, पॉजिटिव चार्ज पूरा स्प्रेड है, तो अल्फा पार्टिकल पास ही नहीं होना चाहिए। पास होता भी है तो बहुत कम होना चाहिए। सब कैसे पास हो गए, ऐसा कैसे हो गया। और 0.00001 इन 45,000, 45,000 में से एक रे लौट कर वापस आई, बस और कुछ नहीं। तो रदरफोर्ड के दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने बोला लगाओ हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अमीर तो थे ही ये, लेकर आए गोल्ड फॉइल। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात हो रही है, जे थॉमसन का काम खत्म यहाँ पे। और इसके बाद जे थॉमसन पूरी तरीके से टूट गए लेकिन जे थॉमसन ने भी काफ़ी कुछ डिस्कवर किया था, ऐसी बात नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ गोल्ड फॉइल वगैरह बनाने की, आप भी कोशिश करो समझने की, बिकॉज मेरी ड्राइंग आज तक बहुत कम लोगों को समझ में आई है और उसमें से आप एक हो। ठीक है, तो ये वो हो गया रेडिएशन निकालने के लिए सोर्स हो गया ये। ठीक है, यहाँ से जा रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। यहाँ पे मैं एक गोल्ड फॉइल बना देता हूँ, टेक्स्ट बुक से देख के मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सुंदर बना ले जाऊँ मैं काश। ठीक है, ओके ओके, ठीक से बना क्या, लगता तो नहीं है। लगता नहीं है सही बन पाएगा। थोड़ा सा 3D बनाया मैंने, देखो कागज को ऐसे ही रख दिया गया। चलो मैं आपको असली डायग्राम दिखा देता हूँ ना, गूगल तो है ही मेरे पास, गूगल तो सबके पास है। चलो असली डायग्राम देखो, आप असली डायग्राम देखो और थोड़ा सा फिर रिलेट करो, ठीक है, कि मैं कैसा चाह रहा हूँ और आप कैसा देख रहे थे अभी तक। ओके, देख रहे हो, अच्छे से दिख रहा है वो, देख लो पहले। ओके, समझ गए। तो ये क्या है, ये जो मैंने लगाई हुई है ये क्या है, ये है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल है तो ये इनविजिबल रेज है, तो ये रेज दिखाई दे इसके लिए हम लोगों ने लगा दी यहाँ पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इसका अगर आप 3D एनिमेशन देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर टाइप कर देना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसका 3D एनिमेशन डाला हुआ है। तो देखो मैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल पास करता हूँ, अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकले, गोल्ड फॉइल पे टकराए, गोल्ड फॉइल के टकराने के बाद वो यहाँ पे स्कैटर हो गए, यहाँ जाके चमक गए,
यहाँ जाके चमक गए, चमक गए, चमक गए, चमक गए, ओ भाई सब चमक रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे थे, मैं सबको नहीं बनाऊंगा, समझ सकते हो। कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जाके चमके, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ जाके चमके, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स पीछे आ गए। अब मैं पीछे वाले को कैसे बनाऊं? चलो यहाँ आ गए, यहाँ आके चमक गए। फ्लोरोसेंट स्क्रीन उन्होंने पूरा लगाया था, मैंने आधा बनाया, बट उन्होंने फ्लोरोसेंट स्क्रीन पूरा लगाया था। ठीक है, उन्हें पता था कि हो सकता है कुछ लाइट पीछे आए। उनके असिस्टेंट को तो ये पता ही था कि थॉमसन ने बोला है भाई पूरा कवर्ड रहता है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा लाइट पीछे ही आएगा, तो इसलिए पीछे फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी थी उन्होंने ऑलरेडी। तो जब आगे गई अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे स्कैटर हो गए आगे जाके, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अभी तो बस बेसिक बेसिक बातें चल रही है, अभी मैं कहाँ आया हूँ असली पॉइंट पे, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो, तो अब एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ वो हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स छोड़ने के लिए एक सोर्स रखा गया था। अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गए, ठीक है, ये अल्फा बीम है हमारी, तो अल्फा बीम आगे गई। अल्फा बीम आगे जाने के बाद यहाँ से स्कैटर हो गई, पूरा स्कैटर होने के बाद ऐसा फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमक गई, रेडिश कलर में फ्लोरोसेंट स्क्रीन चमक गई। ये ऐसा जाती हुई दिखाई नहीं दी थी, वो चमक रहा था, इसलिए हमें पता चला अच्छा यहाँ आके टकराई होगी। चमका तो हमें पता चला यहाँ आके टकराई, चमका तो पता चला यहाँ आके टकराई। तो थोड़ी सी कुछ कुछ यहाँ टकराई, बहुत कम, बहुत कम। और एक 45,000 में से सिर्फ एक लौट कर पीछे आई, 45,000 रे में से सिर्फ एक लौट कर पीछे आई। तो इससे क्या पता चलता है? बहुत चीज़ें पता चलती है। देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिख देता हूँ तो आपको समझ आएगा। सबसे पहला, नियरली 99% अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड। ठीक है, मतलब उनको कोई असर ही नहीं पड़ा, सीधा वो चले गए अनडेविएटेड। अब इससे क्या प्रूफ होता है कि 99 अल्फा पार्टिकल्स चले गए बिना डेविएट हुए? इससे हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटी सी जगह में है। थॉमसन ने क्या बोला था? पॉजिटिव चार्ज से ही भरा हुआ है। अरे जब पॉजिटिव चार्ज से ही भरा हुआ है तो ये स्कैटर क्यों हो रहा है? पीछे आ जाना चाहिए ना टकरा के, तो ऐसा है ही नहीं। तो यहां से रुदरफोर्ड ने क्लियर कर दिया कि पॉजिटिव चार्ज इज इन वेरी स्मॉल प्लेस। और वो स्मॉल प्लेस कौन सा है? न्यूक्लियस। उस छोटी सी जगह पर पॉजिटिव चार्ज है और बाकी हर जगह पर दिख रहा है क्या? कोशिश करो थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूँ, छोड़ो, क्या कोशिश करोगे, क्या ही उम्मीद रखें। वेरी स्मॉल प्लेस, बहुत ही छोटी जगह पर पॉजिटिव चार्ज है। और जो दूसरी चीज हो रही थी, दूसरी चीज क्या हो रही थी? ऐसे जाने के बाद छोटे से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इसका देखो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अपने नोट से मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो आप लोगों का रेस जो ऐसे जा रही थी वो पॉजिटिव चार्ज के साइड से जब पास हुई होंगी तो साइड से ऐसा डिफ्लेक्ट हुई होंगी। दिख रहा है ना डायग्राम में? ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे छोटे से एंगल से यहाँ से जब टकराई होंगी, छोटे से एंगल से ऐसा डिफ्लेक्ट हुई होंगी। अरे इसको इमेजिन कर सकते हो, जैसे आप तेजी से जा रहे हो, सामने कोई लेट से कोई बड़ा पत्थर है और आप बड़े पत्थर के जस्ट बगल से पास हुए, तो बड़े पत्थर के जब बगल से पास होगे तो आप थोड़े से ऐसे एंगल में चले जाओगे। सामने अगर पत्थर होगा और आप यहाँ से पास होगे, उसके अगर कोने से आप टकराओगे तो आप ऐसे चले जाओगे, और अगर बीच से टकराओगे तो पीछे आ जाओगे फिर, है ना? तो वही इस रेस के साथ हो रहा था। यहाँ पे जो रेस थी जब वो पॉजिटिव चार्ज के साथ ऐसे जाकर टकरा रही थी तो इसके वजह से छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही थी, छोटे से एंगल से। और जब बाकी यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, अनडेविएटेड जा रही है, सीधा सीधा जा रही है, ऐसा ऐसा ऐसा। और जो बीच में से एकदम जा रही है वो वापस आ जा रही है, जो बीच में से जा रही है वो वापस आ जा रही है। और ये पॉजिटिव चार्ज कितना, एकदम छोटी सी जगह में, इसको मुझे ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा, इतनी छोटी सी जगह में, ठीक है। बाकी जो ऐसा जा रहा है वो यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ऐसा जा रहा है डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ऐसा जा रहा है डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। जो बीच में जा रहा है वो लौट के वापस आ रहा है, समझे? और ये बीच में से लौट के कितना आ रहा है? 1 in 45,000। चलो, आई थिंक आई एम मोर देन क्लियर नाउ। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने क्या देखी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखी, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स
कल से मार्कर लोग रो रहे। सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, तीसरी चीज इन्होंने क्या देखी, क्या देखी, वेरी फ्यू, और कितना 1 in 45,000 वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स रिटर्न्ड बैक। ठीक है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स वापस आए। तो इन्होंने बोला जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं 45,000 में से एक, तो इसका मतलब वहाँ पे छोटी सी जगह पर है कोई ना कोई पॉजिटिव चीज, और वो वहाँ पे डिस्कवरी हुई न्यूक्लियस की, समझे। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रुदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी कितने की? रुदरफोर्ड ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया? डिस्कवर किसने किया? अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने। तो ये 3 प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई, और मतलब 3 चीजें एक्सपेरिमेंट में देखी गई, और इसके ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज को भी देखूंगा, बट मैं चाहता हूँ एक बार और आप लोग समझो, बिकॉज ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना। मैंने बताया ये बहुत काम आएगा आगे चल के, फिजिक्स में, साइंस में, तो साइंस ही है फिजिक्स, तो आगे चल के आपको केमिस्ट्री में भी आगे काम आएगा, फिजिक्स में भी आगे काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जो बोर वाला मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर टॉपिक, उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है 12th में मॉडर्न फिजिक्स में। लेट्स सी, देखो अल्फा पार्टिकल का सोर्स यहाँ पे रखा हुआ था जो रेडिएशन एमिट कर रहा था। अल्फा पार्टिकल जब ऐसे गया तो उसकी जो रेज थी वो स्कैटर हो गई, स्कैटर होके ऐसा लग गई यहाँ पे। कुछ रेज छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, और वो क्यों हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के थोड़ा सा साइड से गई होंगी। जैसे मैंने बोला सामने पत्थर है, पत्थर के जस्ट साइड से जाओगे तो टकरा के आप ऐसे चले जाओगे, बट अगर बीच में टकराओगे तो वापस आ जाओगे। तो वही है थर्ड वाले में, बीच में टकराए, पॉजिटिव चार्ज के बीच में टकराए तो वापस आ गए। कितने? 45,000 में से सिर्फ एक। ठीक है, तो इससे उन्होंने सोचा कि यार 45,000 में से सिर्फ एक रे वापस आ रही है, तो मतलब बीच में कुछ ना कुछ छोटी चीज है, मतलब वो बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज है, बट बहुत छोटी है वो। और वो छोटी चीज क्या है? न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या डिस्कवर हुआ? न्यूक्लियस। समझ गए? चलो अब ये चीजों को मैं रफ करता हूँ और इनके बेस्ड प्रॉपर्टी बताता हूँ कि रुदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट को देख के, ये क्या था? ये एक्सपेरिमेंट का पॉइंट था, और इसको देख के उन्होंने क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो बता। चलिए, तो उन चीजों को देखकर रुदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश कर दिया सबके सामने। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए। ठीक है, पॉस्टुलेट्स ऑफ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पॉस्टुलेट समझ सकते हो एक तरीके से प्रॉपर्टीज, मतलब उन्होंने क्या क्या अपने पॉइंट्स रखे। पॉस्टुलेट्स एक तरीके से बोल सकते हो पॉइंट्स, क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स रखे अपने एटॉमिक मॉडल पर, वो बातें हम लोग अब करते हैं। सबसे पहली चीज उन्होंने बोली, इससे लिखता हूं मैं, ये थोड़ा सा भी रो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज इन्होंने बोली, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। अब ये कैसे इन्होंने बोल दिया? फालतू में, है ना, ऐसे ही बोल दिया, बस मन में आया और इन्होंने बोल दिया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ऐसा नहीं हुआ है। इन्होंने देखा जब रेस सीधी सीधी चली जा रही है, अनडेविएटेड जा रही है, मतलब खाली जगह है ना। अभी अगर मैं सीधा भाग के आऊं तो मैं मोबाइल से टकरा जाऊंगा, बट अगर मोबाइल कुछ ना रहे मैं सीधा चला जाऊंगा। तो जो रेस थी वो सीधी जा रही थी, ज्यादा से ज्यादा रेस सीधी जा रही थी, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा पार्ट खाली होगा। जैसे आप चूहे को छोड़ दो, फिर चूहे के सामने दीवार लगा दो, तो चूहा पकड़ा जाएगा। यहाँ पे चूहे को समझो अल्फा पार्टिकल, और दीवार को समझो एटम। ठीक है, और अगर दीवार हटा दो या दीवार में छेद कर दो कई सारे, तो चूहे भाग जाएंगे। तो मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी, क्योंकि सारी रेस सीधी सीधी चली जा रही थी। उसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये बातें पेश की है। दूसरी चीज इन्होंने कही है, पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हैवी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स लगभग सबको पेनिट्रेट कर देते हैं, बट इतना हैवी था वो कि उसको पेनिट्रेट नहीं कर सके, बल्कि खुद ही रिफ्लेक्ट होके वापस आ गए। ठीक है, तो इससे इन्होंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज इज वेरी हैवी। और इन्होंने किस बात पे बोला? एज अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, एज अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स भी हैवी होते हैं, बट अगर अल्फा पार्टिकल को भी कोई रिफ्लेक्ट करा दे रहा है फिर तो वो इनसे भी हैवी होगा। ठीक है, एज अल्फा पार्टिकल्स आर हैवी एंड दे आर रिटर्निंग बैक। ये सब पॉइंट्स आपको खुद से लिखने हैं। अब पहले में आपको क्या लिखना था? डॉट 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 करके यहाँ पे लिखना था, क्योंकि सारी लाइट सीधी चली गई, तो इससे हमें पता चलता है वहां पे बहुत ही खाली जगह है।
ठीक है, तो ये खुद से लिखा करो, ये देखो मैं लिख रहा हूँ अभी, बट आगे से खुद से लिखना। एंड दे आर रिटर्निंग बैक, सो देयरफॉर समवन देयर इज हैवियर देन अल्फा पार्टिकल्स। अब अल्फा पार्टिकल से भी वो ज़्यादा हैवी हो गए, तो इसका मतलब वो काफ़ी हैवी हुए, है ना, हैवी ड्राइवर। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि द पॉजिटिव चार्ज resides in a very small place, बहुत ही छोटी जगह पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव पार्टिकल है, उसको इन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पार्टिकल को नाम दे दिया इन्होंने न्यूक्लियस। अब ये कैसे पता चला कि पॉजिटिव चार्ज छोटी सी जगह में है? क्योंकि जो रेस थी सिर्फ 45,000 में से सिर्फ एक रे टकरा के वापस आ रही थी, 45,000 में से सिर्फ एक रे टकरा के वापस आ रही थी, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटी सी जगह में है। जैसे कई सारे चूहों को मैं छोड़ दूँ, छोटा सा पत्थर रख दूँ, तो कोई एक ही चूहा टकराएगा, सब भाग जाएंगे। अब आप बोलोगे चूहा स्मार्ट है, कूद के निकल जाएगा। मैंने भारी पत्थर रख दिया और ऊंचा रख दिया, आप बोलो अब तो टकरा के वापस ही आ जाएगा। स्मूथ पत्थर रख दिया, चढ़ भी नहीं पाएगा अब। ठीक है, यहाँ पे बोलते कुछ लोग आर्ग्यूमेंट कर देते हैं, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करने का अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो 45,000 में से एक लोग टकरा के वापस आ रहे थे, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है और पूरा एटम लगभग एम्प्टी है। चौथी चीज इन्होंने कही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। वैसे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तब हमें नहीं मालूम था, तो इनका ये कहना था कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे। ठीक है, मतलब ये कहना चाहते थे कि एटम इज न्यूट्रल, एटम इज न्यूट्रल। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ी ना मालूम था हमें कि प्रोटॉन्स रहते वहाँ पे। प्रोटॉन की डिस्कवरी 1932 में हुई। 1932 को कितना साल हुआ है? अभी ज़्यादा साल हुआ ही नहीं है, अगर उस रिस्पेक्ट में देखें 1800 से देखें, है ना, तो ज़्यादा साल नहीं हुआ अभी प्रोटॉन डिस्कवर हुए। तो सोचो उस समय जो एग्ज़ाम हुआ होती होगी उसमें प्रोटॉन नहीं रहता होगा, है ना। तो अभी आगे भी डिस्कवरीज होंगी, उनके ऊपर भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे, फिर पता चलेगा यार हम लोग एग्ज़ाम में जो आंसर लिखते थे वो गलत था। जैसे सपोज़ आपको कोई थियरी अभी नहीं आई और वो गलत थियरी निकली, और उसी थियरी पर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे, तो मतलब वो गलत रहेगा, है ना। तो जो भी है टाइम के साथ से चलना पड़ता है, फालतू बातें थी ये। नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, इन्होंने बोला प्रोटॉन नहीं, उन्होंने बोला जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, या फिर ऐसा बोल देते हैं कि उन्होंने बोला एटम इज न्यूट्रल, बात ही खत्म। ठीक है, उन्होंने सीधा बोल दिया एटम न्यूट्रल है। नेक्स्ट चीज इन्होंने बोली द साइज ऑफ न्यूक्लियस is very small compared to the size of atom। मतलब अगर हम लोग न्यूक्लियस को एटम से कंपेयर करें, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के अंदर। तो जो न्यूक्लियस की साइज है वो काफ़ी ज़्यादा एटम से छोटी है। जैसे एनसीईआरटी में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है कि अगर आप न्यूक्लियस को एक क्रिकेट की बॉल बोलो, तो जो एटम है वो हो जाएगा क्रिकेट ग्राउंड। सोचो, एक छोटी सी क्रिकेट बॉल और बड़ा सा ग्राउंड, तो वो जो बड़ा सा ग्राउंड है वो न्यूक्लियस है, और वो छोटी सी है क्रिकेट, सॉरी बड़ा सा ग्राउंड है जो वो एटम है, और बड़ा सा ग्राउंड पूरा खाली है, सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा बॉल है जो है न्यूक्लियस। तो यहाँ से भी समझ सकते हो उस बॉल पे जो रेस टकराई वो वापस चली गई। मैक्सिमम रेस तो बॉल से टकराई नहीं होंगी। जैसे आप स्टेडियम विजुलाइज करो ना, विजुलाइज करो, सोचो थोड़ा कि आप स्टेडियम में हो, छोटी सी बॉल मैंने वहाँ पे पकड़ी हुई है, ढेर सारी रेस पूरी स्टेडियम में आ रही है, सिर्फ एक दो रे बॉल पे पड़ रही है, पूरी रे ऐसी ही जा रही है, स्टेडियम में घूम रही है पूरी रे। ठीक है, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। कितनी छोटी, ये भी तो होगा, कंपैरिजन फैक्टर भी होगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों का वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम, तो उसकी वैल्यू हमें मिली 10⁻15। ठीक है, तो वैल्यू मिली उनको कैलकुलेट करने के बाद 10⁻15 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, जो एटम था, जो न्यूक्लियस था वो एटम से 10⁻15 टाइम्स छोटा था, और जो एटम था वो न्यूक्लियस से 10⁻15 टाइम्स बड़ा था। ये उन्होंने वॉल्यूम से निकाला, वॉल्यूम ऑफ एटम ऊपर रखा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस नीचे रखा, फिर उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, रेशियो निकाला। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिल गई।
छठी चीज, छोटी मोटी चीज, ठीक है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए जो इंपॉर्टेंट थे। अब अगला पॉइंट आ रहा है वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो पूरी कहानी बदल के रख देगा। अभी तक हम लोग क्या सीख रहे थे, इलेक्ट्रॉन वहाँ पे रखा हुआ है, फिर रुदरफोर्ड ने शुरुआत में सोचा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही है वहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी भी ये कंफर्म नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, बट अब रुदरफोर्ड के दिमाग की बत्ती जलेगी और अब रुदरफोर्ड बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है। तो ये लिख लियो, ये लिख लो, फिर उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब आ रहा है फाइनल पॉइंट, आखिरी पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus अरे बहुत मिस्टेक हो रही है, इन आ क्लोज्ड, ये देखो कोई मिस्टेक हो जाए ना जैसे कैलकुलेशन वगैरह में तो कमेंट कर दिया करो, बिकॉज कुछ स्टूडेंट सिर्फ कॉपी करते जाते हो तो उनका ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट को तो बाकी लोगों को पता चल जाएगा। इन अ क्लोज सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। तो इन्होंने बोल दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के आजू बाजू सर्कुलर ऑर्बिट में। तो अब भाई लोग गुस्सा हो गए, जे थॉमसन भी भड़क गए। थॉमसन ने बोला इतनी बेइज्जती कम थी जो आपने इस पे भी बेइज्जती कर दी, मतलब मेरी पूरी थियरी ही खत्म कर दी। मतलब उन्होंने क्या कहा था थॉमसन ने बोला पूरा पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे, तो इन्होंने बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह पर है, ठीक है ही नहीं, मतलब लगभग बहुत कम जगह, बहुत छोटी जगह पर है, जैसे क्रिकेट बॉल और स्टेडियम समझ लो आप, ठीक है। और दूसरी बात थॉमसन ने क्या कही थी, जे थॉमसन ने दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, इम्बेडेड है, और ये कह रहे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो अब इनको बोला कि आप प्रूफ करो कि रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन और ये है ऑर्बिट, ये हमने बना लिया ऑर्बिट, और ये पूरी जगह है खाली, ठीक है, बीच में पूरी जगह है खाली। अभी और मजा आएगा, ये चैप्टर पीरियोडिक टेबल तक जाएगा, ठीक है, मतलब और भी आगे जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो ये है इलेक्ट्रॉन। अब रुदरफोर्ड ने कैसे बोल दिया कि वो सर्कुलर रिवॉल्व करेगा, ठीक है, रिवोल्यूशन करेगा, ये कैसे बोल दिया रुदरफोर्ड ने, किसने, मतलब कैसे इनके दिमाग में आ गया कि ये रिवॉल्व करेगा? लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। तो उनके दिमाग में ऐसे आया कि ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा प्रोटॉन, मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब ये खींच लेगा तो एटम तो तबाह हो जाएगा, एटम अनस्टेबल हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा बस। बट ऐसा तो है ही नहीं, एटम तो चल रहा है। तो इसका मतलब ये जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ये जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे 11th के 10वें चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे, टेंशन मत लो। फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आप जानते हो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भाई, G m1 अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, G की जगह K, M1 की जगह Q1 क्या है, चार्ज है, Q2 क्या है, चार्ज है। तो एक चार्ज न्यूक्लियस का, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन को, R क्या है, डिस्टेंस, यहाँ पे भी डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सेम एज ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ से समझ सकते हो। तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से खींच रहा है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन टकरा नहीं रहा है तो आखिर जा कहाँ रहा है? आप मुझे खींचो तो मैं आपसे टकरा जाऊंगा, हम दोनों खत्म। बट यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो फोर्स यूज करके इलेक्ट्रॉन कर रहा है सर्कुलर मोशन। जिस फोर्स से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है उस फोर्स की मदद से कर रहा है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी को इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स में, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कोई भी सर्कुलर मोशन होता है तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आता है। कई सारे लोगों को डाउट रहता है भाई सेंट्रीपिटल फोर्स का, लास्ट ईयर भी मैंने ग्रेविटेशन का वीडियो डाला तो कई सारे लोग कमेंट कर रहे, समझा ही नहीं। देखो फिर से बता देता हूँ, जो ही एग्जाम्पल था आपका कि ये एक लड़का है, लड़की है, जो भी है, वो रस्सी को घुमा रही है, स्टोन को घुमा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोटिस करना, नोटिस नहीं करते हो आप लोग, फील नहीं लेते हो थोड़ा सा, इसीलिए नहीं समझ पाते हो। वो लड़की जब स्टोन को घुमा रही है, स्टोन को ऐसा अपनी तरफ लगभग वो खींच रही है, मतलब ऐसे मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ ना अपनी तरफ, तो मेरी तरफ क्यों नहीं आ जाता है, वो घूम क्यों रहा है?
एक बार किसी को भी आप घुमा दो धीरे से, फिर आपको स्लोली स्लोली ऐसा करोगे तो भी वो घूमता ही रहेगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, वो मुझसे टकरा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो फोर्स मैं उसके ऊपर लगा रहा हूँ उस फोर्स को यूज करके वो कर रहा है सर्कुलर मोशन, और जो मैं फोर्स लगाया वही उसके लिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे जैसे जो हमारा ये सन है उसके आजू बाजू रिवॉल्व करता है अर्थ। अरे सन से बड़ा थोड़ी ना है अर्थ, अरे पता है भाई, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, तो अर्थ यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है सन के आजू बाजू, तो सन और अर्थ के बीच में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट ये टकरा तो नहीं रहा है सन से, सन अर्थ को खींच रहा है, टकरा क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अर्थ को जो फोर्स से सन खींच रहा है, अर्थ उस फोर्स को यूज कर रहा है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। सेंट्रीपिटल फोर्स भी एक फोर्स है, तो इस फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है v²/r। इसको हम लोग डीप में समझ लेंगे थर्ड चैप्टर खत्म होते होते। ए की वैल्यू होती है v²/r, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मिल गया mv²/r। यहाँ तक समझ में आया? चलो, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है इनके बीच में, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो इस फोर्स को यूज कर रहा है और कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ही इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के। अब इसी इक्वेशन को नील बोर आगे लेकर गए और उन्होंने काफी सारे डेरिवेशन किए इसी इक्वेशन को यूज करके। फिलहाल आपको यहीं तक जानना था, भूल गए? याद है? उनको कैसे पता चला कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है? इससे पता चला इन्हें कि ये इसके आजू बाजू घूम रहा है। और घूम क्यों रहा है? अगर नहीं घूमेगा तो पॉजिटिव इसको खींच लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही वहाँ पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही, वहाँ पे चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव खींचेगा ही। पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो समझ में भी आता है ना। तो इसका मतलब ये जो फोर्स इसको मिल रही है वो इसको यूज कर रहा है एज सेंट्रीपिटल फोर्स और रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आजू बाजू। इतना समझा? कोई दिक्कत? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो गई। मतलब मैं लिख सकता हूँ 1/4πε0। ये k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू ये होती है। इसको अगर हम लोग लिखे तो 9 × 10⁹ लिखते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियस का चार्ज मैंने बताया, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, Zd होता है, ठीक है, डिवाइड बाय r² और इज इक्वल टू mv²/r। तो ऐसा कुछ इक्वेशन रदरफोर्ड ने बनाया और सबके सामने पेश किया। बट जैसे ही इन्होंने ये इक्वेशन पेश किया तुरंत आ गए मैक्सवेल, और मैक्सवेल ने इनकी पूरी थ्योरी की वाट लगा दी। तो इनका इक्वेशन और आगे नहीं बढ़ सका, नील बोर इसको आगे लेकर गए। फिलहाल इसको भूल जाओ, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक है। नील बोर इसको आगे लेकर गए, तो मैक्सवेल की वजह से इनकी थ्योरी रिजेक्ट हो गई। बट फिर भी ये बहुत ही बड़ा डिस्कवरी था, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि यार सर्कुलर मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। बट इन्होंने कैसे सोचा? इन्होंने सोचा कि भैया ये रुका तो इसका मतलब वो खींच लेगा, कोलाइड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बट अगर ये नहीं अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब जो फोर्स से ये इसको खींच रहा है वो फोर्स को वो यूज कर रहा है सर्कुलर मोशन के लिए। और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन करती है तो उसको चाहिए एक फोर्स, कोई ना कोई फोर्स उसको दोगे तभी वो सर्कुलर मोशन करेगी। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी जिसकी मदद से वो सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट कर रहा था और सर्कुलर मोशन कर रहा था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर थी सेंट्रीपिटल फोर्स के। समझ गए यहाँ तक? और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट आई डोंट थिंक है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इनकी डीमेरिट्स, ड्रॉबैक क्या है। तो मेरे पास 10 ही मिनट और है, मैंने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, 1 घंटा हो गया आई थिंक ना। मैंने बोला था आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा होगा। खैर डीप में समझाने लगा मैं चीज़ों को, चाहता तो ऊपर से ख़त्म कर देता। तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या क्या कमियां आई? सबसे पहली कमी आई कि ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ये चीज़ मैं एक बार एक चैनल से देख रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने वो पॉइंट लिखा हुआ था, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। तो मैं अब सोचने लगा कि यार क्या स्टेबिलिटी है, इसमें कौन सी स्टेबिलिटी है। बोला रट लेता हूँ, बात ही ख़त्म, है ना। तो ऐसा नहीं करने का। एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम मतलब क्या, कौन सी स्टेबिलिटी, कैसी स्टेबिलिटी, थोड़ा डीप में समझो चीज़ों को। अभी अगर मैं आपको ये लिख के दे दूँ, बोलूँ रट लो, बात खत्म, है ना। बट अगर यहाँ पे मैं कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी ये चीज़। बट बाद में अगर आपको रटे रहेगा तो बाद में भूल जाओगे यार रदरफोर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे या फिर नील बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कौन था वो, ठीक है। तो ये सब नहीं करने का। देखो ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसका मतलब क्या है? देखो वहाँ के टाइम पे एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, ठीक है, मैक्सवेल जो थे उनकी एक थ्योरी थी, मैक्सवेल की एक थ्योरी थी कि एनी चार्ज्ड पार्ट
any accelerated charged particle emits radiation and loses energy। ये इनकी थ्योरी थी। अब इनकी थ्योरी इन्होंने कब दी, कैसे दी, ये नहीं जानना है हमें। इसका मतलब रुदरफोर्ड में क्या कमी आ गई, क्या स्टेबिलिटी गड़बड़ हो गई, वो नहीं समझ पा रहे होगे, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत आई, देखो ये प्रोटॉन है, मतलब ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन कर रहा है यहाँ पे सर्कुलर मोशन, तो इसकी वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही होगी। क्यों चेंज हो रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ रिवॉल्व कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे है। सर्कुलर मोशन में दो वेलोसिटी होती है, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंट के अलाउंग है, टेंजेंट के, ठीक है। तो टेंजेंट थ्योरम से हम जानते हैं यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री, यहाँ पे जब रिवॉल्व कर रही है तो यहाँ पे भी एंगल होगा 90 डिग्री। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी मैटर करता है। डायरेक्शन चेंज तो क्वांटिटी चेंज, तो यहाँ पे जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसके पास आ रहा होगा एक्सेलरेशन। और चार्ज्ड पार्टिकल तो ये है ही है, तो रेडिएशन भी ये छोड़ता ही छोड़ता है, तो इसका मतलब एनर्जी भी लॉस करता ही करता होगा। वेल प्रूव्ड थ्योरी थी, ठीक है, एकदम करेक्टली प्रूव्ड थ्योरी थी। हर एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया था इस थ्योरी को। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था तो वेलोसिटी चेंज हो रही थी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वही तो होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी आएगा पार्टिकल के पास। वेलोसिटी चेंज हुई तो एक्सेलरेशन भी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा, पार्टिकल चार्ज्ड है, रेडिएशन छोड़ता है तो उसकी एनर्जी भी जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चली जाएगी, और तब वो टकरा जाएगा न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के टकरा के कोलॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। बट ऐसा तो हो ही नहीं रहा है, सब कुछ काम अच्छे से चल रहा है, वायर में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अच्छे से फ्लो हो रहा है, लैंप चल रहा है, कुछ तो नहीं दिक्कत है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा है। तो अब रुदरफोर्ड सोच में पड़ गए कि भाई मैक्सवेल ने तो मेरी थ्योरी की वाट लगा दी। सोचो कितने अच्छे से ऑब्जेक्शन दिया साइंटिस्ट ने, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, रुदरफोर्ड स्टेबिलिटी के लिए कोई पॉइंट रख ही नहीं पाए। मतलब क्या बोलते अब वहाँ पे, वो ये तो बोल नहीं सकते कि तुम्हारी थ्योरी गलत है, थ्योरी पूरी इनकी सही थी, ठीक है। बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन जैसे ही है, ठीक है। एनी एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल एमिट्स रेडिएशन एंड लूजेज एनर्जी। तो इन्होंने बोला अब दो जवाब, ये एनर्जी अगर लूज कर रहा है तो वो टकरा क्यों नहीं रहा है, कहीं ना कहीं तुम्हारे मॉडल में कमी है। तो इसके वजह से वो स्टेबिलिटी का जवाब नहीं दे पाए। मतलब उन्होंने बोला कि 2-3 पॉइंट रखे होंगे बट सारे पॉइंट गलत हो गए। ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी वो एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए। तो ये पहला पॉइंट हुआ जिसकी वजह से पूरा का पूरा मॉडल फेल हो गया। एक पॉइंट ने पूरा मॉडल फेल कर दिया, सोचो, है ना। समझ गए ना ये पॉइंट। एक्सेलरेशन आ रहा है क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। वेलोसिटी क्यों बदल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बदल रहा है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी जाएगी, एनर्जी जाएगी तो एक पॉइंट आएगा, एनर्जी खत्म हो जाएगी, एनर्जी खत्म हुई तो वो टकरा जाएगा, खत्म। एटम तो खत्म हो जाना चाहिए पर वो अभी भी क्यों है। तो इसका जवाब नहीं दे सके तो आप एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट लिख देना, काम हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट आता है ही कैन नॉट एक्सप्लेन, ही कैन नॉट एक्सप्लेन। नेक्स्ट पॉइंट आया ही कैन नॉट एक्सप्लेन डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम। अब ये क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रम आपने सुना होगा। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब प्रिज्म से लाइट पास करती है तो अपने 7 कलर में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस इसके स्पेक्ट्रम नॉर्मली जो हम लोग जानते हैं रेनबो जैसा, लाइट आई उसके सारे कलर्स में वो बट गई। डिस्क्रीट कैसा होता है कि जब लाइट आप पास कराओगे तो वहाँ से कुछ कलर आपको दिखेंगे, कुछ कलर गायब रहेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे प्रिज्म का एग्जांपल ले सकते हो। सपोज यहाँ पे आपके पास कोई भी ग्लास है, ठीक है, कोई भी कंटेनर है, सपोज ग्लास का कंटेनर है और यहाँ पे भरी हुई है कोई भी गैस, ठीक है, कोई भी गैस यहाँ पे भरी हुई है। सपोज हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भरी हुई है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भरी हुई है, और जब यहाँ से पास की गई लाइट तो यहाँ पे उन्होंने पाया कि कुछ वेवलेंथ दिखाई दे रही है, कुछ वेवलेंथ नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मतलब लाइट यहाँ से पास की गई तो यहाँ पे सारे वेवलेंथ आने चाहिए, पूरा स्पेक्ट्रम बनना चाहिए कंटिन्यूअस। तो डिस्क्रीट क्यों बन रहा है, वेवलेंथ नहीं समझ रहा होगा। तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ना, जैसे रेड दिखाई दे रहा है, ब्लू नहीं दिखाई दे रहा है, येलो दिखाई दे रहा है, ग्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा तो था नहीं, बट
समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उस टाइम वेवलेंथ था, ठीक है। मतलब वेवलेंथ जैसा हम लोग जानते हैं विजिबल लाइट वेवलेंथ भाई 400 से 700 नैनोमीटर है ना, अभी भी गया। और तो कभी वेवलेंथ 400 वाला गायब है, 500 वाला दिख रहा है, 508 वाला गायब है, 510 वाला दिख रहा है, 520 वाला गायब है, 530 वाला दिख रहा है। तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बन रहा था, सारे कलर सारे वेवलेंथ हमें नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वो इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि आखिर हो क्यों रहा है ऐसा, ठीक है। तो किसी भी ग्लास ट्यूब में आप अगर लाइट पास कराए उसमें कोई भी गैस डाल के, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कोई भी गैस डाल दो, वहाँ पे जब लाइट पास कराए तो उन्होंने देखा कुछ वेवलेंथ थी, कुछ वेवलेंथ नहीं थी। कुछ वेवलेंथ नहीं थी मतलब स्पेक्ट्रम कैसा था, डिस्क्रीट था। स्पेक्ट्रम फिर भी बनेगा बट सारे कलर्स नहीं रहेंगे, तो स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट था, तो उसका कारण नहीं दे पाए। कौन? रदरफोर्ड। तो अब इसकी तो टेंशन हो गई, पहली वाली तो सबसे बड़ी बात थी, दूसरा वाला देखेंगे, बट पहली वाली तो हमारे दिमाग में भी आया यार, इलेक्ट्रॉन टकराया क्यों नहीं। जब इलेक्ट्रॉन टकराया क्यों नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन टकराया क्यों नहीं, और इलेक्ट्रॉन टकराया तो एटम गायब क्यों नहीं हुआ, एटम आज भी क्यों है। तो आप सोचते रहो, अगले लेक्चर में जवाब मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, आई होप मैंने इसको हद से ज़्यादा मज़ेदार बना दिया है। तो ये ड्रॉबैक्स थे, पहला ड्रॉबैक था स्टेबिलिटी नहीं बता पाए मैक्सवेल की वजह से, दूसरा वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम नहीं बता पाए, ये अगले केस में अगले एपिसोड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लाइट जब पास कराते थे तो कुछ वेवलेंथ दिख रही थी, कुछ वेवलेंथ नहीं दिख रही थी। तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। अगर आपको जानना है कि ये क्यों नहीं हो रहा था, स्टेबिलिटी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, स्टेबिलिटी क्यों रहती है एटम में, एक्सेलरेशन होने के बावजूद एनर्जी उसकी खत्म क्यों नहीं होती, तो ये सब जानने के लिए देखते रहें चैंपियन ज़ैद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।